छत्तीसगढ़ अखबार के पाठकों और दर्शकों का आज यहाँ पर स्वागत है। आज देश में एक अलग किस्म का माहौल है। आज केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की बहुत सारी पार्टियों की एकता की एक चर्चा चल रही है। ये पटना में इकट्ठी होने जा रही हैं ये पार्टियां, इनके बड़े बड़े नेता। और शायद 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद से ये पहला मौका है कि इतनी पार्टियां, इतने नेता एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। ये किसी किनारे पहुंच पाएगा नहीं, ये एक अलग बात है, लेकिन इनका इकट्ठा होना छोटी बात नहीं है। और बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता इसमें इकट्ठे हो रहे हैं। मुझको ऐसे समय याद आई देश के एक सबसे वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी की। हमारे एडिटोरियल पेज पे आप श्रवण जी को लगातार पढ़ते रहते हैं। वो सबसे सक्रिय पत्रकारों में से हैं। वो लिखते भी हैं और टीवी चैनलों पर, यूट्यूब पर लगातार बोलते भी हैं। बोलने के लिए और लिखने के लिए लगातार पढ़ना भी होता है। श्रवण जी कितना पढ़ते हैं, उनके पीछे की किताबों से एक झलक मिल सकती है। तो मैं श्रवण जी को याद इसलिए कर रहा था कि जिस पटना में इतनी बड़ी विपक्षी एकता होने जा रही है, इस पटना में जयप्रकाश नारायण ने एक वक्त, बहुत पुरानी बात हो गई है, एक वक्त जयप्रकाश नारायण ने ऐसी ही एकता की बात पटना से शुरू की थी। और श्रवण जी का एक खास यह है कि वो पत्रकारिता में आने के पहले से जयप्रकाश नारायण जी से जुड़े हुए थे, उनसे रूबरू जुड़े हुए थे। मेरे जैसे लोगों ने उनको सिर्फ पढ़ा है, सुना भी नहीं है, क्योंकि उस वक्त टीवी वगैरह नहीं था। लेकिन श्रवण जी ने उनके साथ एक किस्म से काम किया, उनके साथ घूमे फिरे, उनके साथ आंदोलन में शरीक रहे। तो मैं श्रवण जी से ही समझना चाहता हूं कि अभी जो होने जा रहा है, ये इतिहास के कौन से पन्ने को दोहराता हुआ दिख रहा है, अगर ऐसा है तो। श्रवण जी, आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी बिल्कुल। और हम लोग लॉन्ग फॉर्मेट इंटरव्यू करते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं रहती बोलने की। आप इत्मीनान से पुरानी यादों को यहाँ हमसे साझा कीजिएगा, हमको जी बड़ी खुशी होगी उसमें। जी। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, अभी पटना में जो विपक्षी एकता हो रही है, हाँ हाँ। इससे इससे आपको जयप्रकाश नारायण, आपने पहले भी जयप्रकाश नारायण का जिक्र अपने कॉलम्स में बार बार किया है। हाँ हाँ। मुझको मुझको ऐसा लगता है कि जेपी की शख्सियत ऐसी थी कि उसके आभा मंडल से बाहर निकलना किसी के लिए भी मुश्किल होगा, और आपकी तो रूबरू यादें जुड़ी हुई हैं। मैं चाहता हूं कि आपको क्या पैरेलल दिख रहा है इसमें, अभी जो होने जा रहा है पटना में, और जो आपने जयप्रकाश नारायण के वक्त देखा था 74 का, आपने कहा है करीब 50 साल पुरानी बात है। क्या है इन दोनों में साम्य, क्या देखते हैं आप? इसमें सुनील जी साम्य कुछ नहीं है। साम्य केवल ये है कि एक किनारा है पटना गंगा का, और एक बहाना है। वो साम्य इसलिए नहीं है कि 1974 में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन इंदिरा गांधी के खिलाफ था, जी। और उस समय बीजेपी के जो लोग हैं, आज जो बीजेपी है उसके लोग जो थे उस समय, तब तो जनसंघ थी जनसंघ। और आरएसएस थी, वो लोग जेपी के साथ मंच पर चढ़े हुए थे। हाँ। और दिल्ली में निशाने पर इंदिरा गांधी थी, कांग्रेस थी। आज यह है कि इंदिरा गांधी का जो पोता है हम्म। वो मंच पर है, और हाँ। निशाने पर बीजेपी है। हम्म। और जयप्रकाश नारायण जैसा कोई आदमी आज उपस्थित नहीं है। हम्म। तो पैरेलल तो कुछ नहीं है। हम्म। पैरेलल एक बहाना है कि अगर इकट्ठा हो सकते थे उस समय, तो अब भी हो सकते हैं। और तब के मुकाबले आज स्थितियां ज्यादा खराब हैं। हम्म। इंदिरा गांधी ऑल सेड एंड डन डेमोक्रेटिक थी, जी। मतलब अंदर से डेमोक्रेटिक थी। हम्म। नहीं नहीं होती तो वो आपातकाल खत्म ही नहीं करती। हम्म।
और ये जो तमाम लोग हैं आरएसएस के, इन्होंने संजय गांधी को पटा रखा था। और जी ये सब लोग जेल के बाहर थे, अधिकतर लोग। जी। जनसंघ के लोग अंदर थे, आरएसएस के बाहर थे। हाँ हाँ, फर्क था दोनों में। दोनों में फर्क था। तो बहुत फर्क है तब में और आज में। जी पर के और उस समय जो जेपी के साथ नेता थे, जो पटना में जिन लोगों को हम देखते थे अपने साथ जेपी के घर पर मीटिंग्स में, सुशील मोदी थे, मान लीजिए, रविशंकर प्रसाद थे, और भी बीजेपी के कई आज के बड़े नेता जो थे, वो जेपी के आंदोलन में थे। जी। और आज वो जो चल रहा है उसके खिलाफ हैं, सबसे मुखर हैं। हाँ। वही लोग बिहार में विरोध कर रहे हैं हम्म। इस जो हो रहा है उसका। हम्म। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि जो जो क्रांति के वाहक थे वो हम्म। क्रांति के विरोधी हैं। हाँ। तो चीजें बहुत बदली हुई हैं। और उस समय कोई बड़े राष्ट्रीय दल जेपी के साथ नहीं थे। हम्म। केवल जनसंघ थी, सोशलिस्ट थे कुछ, जी अ, समाजवादी लोग थे, पर दक्षिण भारत नहीं था हम्म। उसमें। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी नहीं थी। हम्म। सीपीएम थी, माले थी, सीपीएम माले थी उस समय, जिसका बिहार में फुटप्रिंट है। जिसका बिहार में फुटप्रिंट है। वो एक जेपी की ताकत थी कि उन्होंने एक छात्रों के आंदोलन को, एक स्थानीय जो आंदोलन था बिहार का बच्चों का, उसको उन्होंने एक राष्ट्रीय आंदोलन में बदल दिया। जी। ये एक बड़ी चीज है और अलग चीज है। हम्म। और आपने एक चीज कही कि मोदी जी 2014 से सत्ता में हैं। हम्म। ये 2014 से सत्ता में नहीं है, वो 2002 से तो सत्ता में है। हम्म। और वो 2002 में भी जब आए थे गुजरात में, तब उनके एम्बिशंस तो प्रधानमंत्री बनने के थे। और वो, अगर उनके बारे में आप पढ़ें उस समय का इतिहास, किस तरह उन्होंने अपनी ही पार्टी के लोगों को खत्म किया, हाँ। वीएचपी, ये। आरएसएस हाँ। और तमाम जितने जी अनुषांगिक संगठन हैं उनको जी खत्म किया, कांग्रेस को पूरी तरह से डिसमेंटल किया। जी। तो असल में नायक तो मोदी हैं कि कैसे एक छोटे से वडनगर से निकल के एक आदमी, हाँ। और कैसे प्रधानमंत्री बन जाता है हम्म। और तानाशाह बन जाता है हाँ। देश का, और दुनिया का अपने आप को नेता बनाना चाहता है। हाँ। तो लड़ाई बहुत बड़ी है, ये लड़ाई जेपी की लड़ाई से बड़ी है, क्योंकि जेपी की लड़ाई एक डेमोक्रेट से थी हाँ। जो तानाशाह बनना चाहता था, हम्म। और बनने की ताकत नहीं थी उसमें, हम्म। क्योंकि संस्कार नहीं थे। हाँ। संस्कार नेहरू के थे, हाँ। शांति निकेतन के थे, हाँ। गांधी के थे। हाँ। ये आदमी 2002 में तानाशाह बन के ही सत्ता में आया था। हम्म। तो मोदी को हटाना सत्ता से बहुत मुश्किल काम है। हाँ। मैं इसको बहुत गंभीर और चुनौती मानता हूँ। हम्म। और ये पटना में जो हो रहा है उसको कोई मैं एकदम सफल हो जाएगा उसको मैं मानता नहीं हूँ। जी। ये दरार पैदा करेगा। हम्म। और जो मोदी के खिलाफ असली विद्रोह जो होगा सुनील जी, हाँ। वो विपक्षी पार्टियों का नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से पैदा होगा। ऐसा। और वही अंत में उनको
खत्म करेगा। उसका कारण मैं बताता हूँ। उसका कारण ये है कि हम लोग उसको थोड़ा सा अभी अ, समझ नहीं पा रहे हैं। वो ये कि इनकी ताकत ये थी मोदी की कि इन्होंने स्टेट में पूरा लीडरशिप को खत्म किया हाँ। हर जगह, और कहीं पर उभरने नहीं दिया नेताओं को। केवल उत्तर प्रदेश एक एक्सेप्शन है। हाँ। उसके अलावा अगर आप कहीं किसी और जगह का नाम लें कि जो बीजेपी में बड़ा नेता है, हम्म। वो कोई नहीं है। हम्म। अमित शाह ने अपने एम्बिशंस को कभी जाहिर नहीं होने दिया, हाँ। और एम्बिशन कभी दिखाए भी नहीं। हम्म। क्योंकि अगर दिखाते तो अमित शाह को सबसे पहले समाप्त होना पड़ता। हम्म। तो अमित शाह जब गुजरात में थे, जब 2002 में हमने देखा, तब भी वो होम मिनिस्टर थे, पर स्टेट के थे, वो कैबिनेट रैंक नहीं थी उनके पास। पर पावरफुल सबसे ज्यादा थे। हाँ। आज भी पावरफुल सबसे ज्यादा हैं वो। हम्म। इसलिए जैसे जैसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हारती जाएगी, हम्म। राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का असंतोष बढ़ता जाएगा। हम्म। आज इस विषय को किसी ने पहले टच नहीं किया, मैं आपके साथ पहली बार टच कर रहा हूँ। जी। मैंने अपनी डिबेट्स में भी कभी बोला नहीं है। वो ये कि इन्होंने बाहर से लोगों को इंपोर्ट किया, हाँ। मोदी जी ने, हम्म। और लोकल लीडरशिप को खत्म किया। हाँ। अब जैसे जैसे राज्य हारते जाएंगे और नेता बेकार होते जाएंगे, वैसे वैसे मोदी जी के खिलाफ असंतोष बढ़ता जाएगा, और जिन लोगों को इन्होंने इंपोर्ट किया उनके खिलाफ भी असंतोष बढ़ता जाएगा। जी। मोदी जी का पूरा जो जो मुझे स्ट्रेटेजी समझ में आती है, जो समझता हूँ, वो किसी भी तरह से 2024 को आखिरी चुनाव बनाना चाहते हैं। अच्छा। हम्म। और ये विपक्ष पूरी तरह से जानता है कि 2024 में अगर मोदी जी को अगर नहीं हटा पाए, तो इस देश में फिर चुनाव नहीं होंगे, और एक नए किस्म की व्यवस्था, वो क्या होगी पता नहीं किसी को, वो लागू हो जाएगी। ऐसा क्यों लगता है श्रवण जी, आपको कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से लगता है, क्योंकि बड़ी बात बोल रहे हैं आप ये। नहीं नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ ना, कौन सी चीज नहीं लगती है, आप बताएं मुझे कोई एक कारण जो आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। हम्म। कंसंट्रेशन ऑफ पावर हम्म। इतना जबरदस्त है, हम्म। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इतना जबरदस्त है, हम्म। कंसंट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इतना जबरदस्त है, विरोधियों को जेल में डालना और सरकारी एजेंसियों का उपयोग करना, हम्म। विदेशी इंफॉर्मेशन को, विदेशी सूचनाओं को फिल्टर करना, हम्म। जो जैसे ट्विटर के लोगों ने आरोप लगाया, डोरसी ने जो आरोप लगाया, एक जो व्यवस्था रूस में, चीन में है, हाँ। वो एक प्रजातांत्रिक ढांचे में कैसे फिट हो सकती है, वो एक एक्सपेरिमेंट मोदी जी कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा करेंगे, हाँ। हाँ। मैंने कहा कि कर सकते हैं। जी। मोदी जी अगर डेमोक्रेट होते तो वो चीन से झगड़ा कर लेते, हम्म। मतलब इतनी जमीन हथियाने के बाद हम्म। वो चीन से लड़ लेते, पर वो नहीं लड़ रहे हैं। मोदी जी कमजोर आदमी से लड़ते हैं। हम्म। उनका जो बेसिक कैरेक्टर है,
वो ये कि कमजोर पर हमला करते हैं वो, हम्म, और कमजोरी पहले पकड़ते हैं कि आपकी कमजोरी क्या है। हम्म, उनको अगर पता चल जाए कि सुनील कुमार जी की ये कमजोरियां हैं, हम्म, तो वो आपको पकड़ ले। हम्म, हम लोगों को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए। इस देश में 140 करोड़ का देश है। हम्म, डरपोक लोगों का देश है बेसिकली, क्योंकि हम लोगों ने युद्धों में भाग नहीं लिया। हम्म, अगर कॉन्स्क्रिप्शन को अनिवार्य कर दिया जाए, हम्म, सैन्य भर्ती को अनिवार्य कर दिया हाँ, जाए, जैसा अमेरिका में होता है कि आपको जाना है, हाँ, आप पाएंगे कि मोदी जी के खिलाफ विद्रोह हो जाए। ये देश जो है डरपोक लोगों का देश है, और मोदी जी इस चीज को जानते हैं। हम्म, मोदी जी को ये पता है कि गुजराती सबसे ज्यादा डरपोक होता है, और उस डर को दिखाकर उन्होंने इतने साल वहां राज किया। हाँ, वो डर ये था कि अगर तुमने मुझे नहीं चुना तो हाँ, मुसलमान तुमको मुसलमान मार तुमको डाले, मारेंगे। मारेंगे। वही डर अभी भी है कि अगर मैं मुझे तुमने नहीं चुना तो जो पाकिस्तान है वो पूरे मुल्क पे कब्जा कर लेगा। हम्म, तो वो जो डर है वो उन्होंने पकड़ रखा है। हम्म, तो अगर इस देश में 50 लाख लोगों को जेलों में डाल दिया जाए, हम्म, तो मोदी जी का पूरा विरोध खत्म हो जाएगा। हम्म, और कोई मुश्किल काम नहीं है। हम्म, रायपुर में 20 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को डालना है बस। हम्म, आप ऐसे 100 शहरों की सूची बना लें, 200 शहरों की, और हर एक शहर से 5,000, 10,000, 100, 200 लोगों को जेलों में डाल दें, और भूल जाएं हम्म, कि जेल में हैं ये लोग। हम्म, रूस में, चीन में, उत्तरी कोरिया में यही होता है। हाँ, मृत्यु के प्रति या विध्वंस के प्रति या कमजोर आदमी के की मौत के प्रति आपके मन में अगर कोई आदर का भाव नहीं है, संवेदना नहीं है, हाँ, तो आप कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में। हाँ, और जो हमारे तानाशाह हैं, चाहे चीन के तानाशाह हैं या रूस के तानाशाह हैं या उत्तर कोरिया के हैं या तुर्की के हैं या आईसिस के हैं या तालिबान के हैं, वो मृत्यु के प्रति बड़े उदार हैं। हम्म, और अगर वो भाव आपके मन में आ जाए, आप उसको, मौत को राष्ट्रीय शोक में नहीं बदलने दें, चाहे गुजरात का दंगा हो, हाँ, कोस गोधरा, या ट्रेन दुर्घटना हो, या दिल्ली का दंगा हो, या 700 किसानों की मौत हो। और इस देश में एक ऐसी ताकत हो कि इसको भूलने की आदत है। हाँ, एक ऐसा देश जो नींद में चलता है और जब जागता है तब सब भूल जाता है। हम्म, उसको बहुत आसानी से बंधक बनाया जा सकता है। जी, हाँ, बहुत सारे लोग इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। हम्म, मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ इस कारण से कर रहा हूँ जी, कि जिस वर्ग को आप रिप्रेजेंट करते होंगे, जी, चाहे छोटा वर्ग है, बड़ा वर्ग है, जी, उसको ये बात समझना अब जरूरी है हम्म,
कि वो एक ऐसी बादशाहत में गुजर रहा है। आपने एक मोदी जी के ऐसे चित्र देखे होंगे कि वो एक सुरंग में से निकल रहे हैं, कोई सुरंग कंप्लीट हुई है, हाँ 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 आसपास लोग नहीं है, पर वो हाँ हाथ हिलाते हुए निकल रहे हैं। हाँ मतलब दोनों तरफ सुरंग के या सड़क के लोग नहीं है, हाँ पर वो हाथ हिला रहे हैं, हाँ जैसे कि बहुत भीड़ हो। हाँ ये उस लोक में पहुंच चुके हैं कि इनको अब वो कम वॉट में हम्म, वाली स्थिति है कि इनको अब बने रहना है। हम्म, तो लड़ाई मुश्किल है। हम्म, तो पटना का जो, हम मूल बात पे आ जाएं कि हाँ पटना में जो जेपी थे वो आजादी की लड़ाई से निकले थे। हम्म, हजारीबाग जेल कूदे थे। हम्म, अमेरिका से आए तो कम्युनिस्ट थे, हाँ कट्टर कम्युनिस्ट थे। फिर गांधी जी से मिले तो परिवर्तन हुआ। गांधी जी ने उनको नेहरू के पास भेज दिया। नेहरू ने उनको कांग्रेस में लेबर डिपार्टमेंट का काम सौंप दिया। और फिर वो विनोबा के भी संपर्क में आए जी गांधी के बाद। जी जयप्रकाश नारायण एक अद्भुत पुरुष थे, हम्म, अद्वितीय पुरुष थे। और वो लगातार परिवर्तन के लिए, उनको, वो जब आरएसएस ने मंच हथिया लिया उनका हम्म, 74 में, हम्म, और नानाजी देशमुख उनके बड़े नजदीक के लोगों में थे हम्म, उस समय। उनको जो फाइनेंस मिलता था वो जयप्रकाश ने रामनाथ गोयनका करते थे हाँ आंदोलन के लिए, हम्म, पार्ट फाइनेंस। हम्म, तो जेपी की जो आध्यात्मिक ताकत थी वो आज के किसी भी नेता के पास नहीं है। हम्म, और जयप्रकाश जी को खत्म करने में जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो कांग्रेस की थी, अच्छा इंदिरा गांधी की थी। हम्म, इसलिए ये जो लड़ाई है इसमें आपने जो शब्द इस्तेमाल किया पैरेलल का, पैरेलल कुछ नहीं है। पैरेलल तो ये है कि जिन लोगों ने जेपी को बिट्रे किया, हाँ धोखा दिया, जिसमें नीतीश कुमार भी हैं। हम्म, मैं कुछ डिबेट्स में मैंने बोला है कि ममता बनर्जी ने जो पॉलिटिक्स शुरू की थी वो 1975 में शुरू की थी। हाँ और जयप्रकाश नारायण जब कलकत्ता की सड़कों पर एक कार से जा रहे थे तो उनकी कार को रोककर उनकी कार के बोनट पर नाची थी, डांस किया। और उसके बाद से उन्होंने यूथ कांग्रेस की भूमिका संभाली थी जी और वो नेता बनी थी। तो जयप्रकाश नारायण के विरोध से उनकी राजनीति शुरू हुई थी। जी और उन्होंने ही सजेस्ट किया कि पटना में मिलना चाहिए। हम्म, तो ये जितने लोग मिल रहे हैं ये इनकी जेपी के प्रति कोई एक आस्था रही हो या विश्वास रहा हो जी या उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो किया हो, मुझे नहीं लगता है। मेरा मानना गलत भी हो सकता है, पर मानना सही भी हो सकता है। ऐसा है कि जेपी एक, मैंने जैसा शुरू में कहा, एक बहाना है जी कि अरे अ, ऐसा हो गया था तो अब भी हो सकता है। हाँ कोई चाहिए आपको एक, जैसे बम्बई का आजाद मैदान है हाँ या रामलीला मैदान जान है है दिल्ली का, कि अन्ना का आंदोलन, हम्म, अन्ना ने सबसे ज्यादा धोखा दिया देश को, हाँ केजरीवाल ने भी धोखा दिया देश को, हाँ पर रामलीला मैदान का आंदोलन। हाँ वैसे ही ये 74 का जो मूवमेंट, मैं तो था उस समय 74 के मूवमेंट में, वहीं
पटना में ही था, जेपी के साथ वहीं रहता था, हम्म, उनके निवास के पास रहता था और उनका काम करता था दिन भर। हम्म, उनके साथ घूमता था पूरी जगह, हम्म, बिहार में भी घूमता था, बाहर भी जाता था। हम्म, बंगाल की यात्रा भी मैंने उनके ही साथ की थी। जी। खैर, ये एक अगर हो जाए तो ठीक है, पर इसमें अ, जो मैं बड़ी चीज देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि राहुल गांधी में मैं वो तमाम चीजें देख रहा हूँ उनकी आंखों में, हम्म, जो जेपी की आंखों में देखता था। अच्छा। और वो मैं देख रहा हूँ भारत जोड़ो यात्रा के बाद से, हम्म, कि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया उनका। जैसे होता है ना कि आदमी ने दीक्षा ली हाँ, और वो ट्रांसफॉर्म हो गया। या गंडा बंधवा लिया हो वक्त से। तो जिस जनता के बीच में उनका मूवमेंट हुआ, ये वही जनता थी जिसको मैं जेपी के साथ देखता था। रात को 2 बजे स्टेशनों पे खड़ी रहती थी उनको देखने के लिए, हम्म, या जब उनके साथ कार में घूमता था बिहार में, तब मैं सड़क के दोनों तरफ देखता था या उनकी सभाओं में देखता था। हम्म, वो जो नागरिक था उस समय, वो नागरिक आज भी कायम है, वो नागरिक बदला नहीं है। हम्म, मतलब 74 के बाद देश में कुछ नहीं बदला है। हम्म, अ, केवल अ, जो राजनेता थे वो बदल गए। हम्म, नागरिक वहीं खड़ा है, वो उसी जगह खड़ा हुआ। जो जयप्रकाश नारायण की प्रतीक्षा कर रहा था वो राहुल गांधी की करने लगा, हम्म, और राहुल गांधी के बाद किसी और की करने लगेगा। हम्म, तो वो प्रतीक्षा करना उसका एक वो बन गया है, मजबूरी बन गई। जी। मुझे राहुल गांधी में वो संभावनाएं दिख रही हैं। एक पश्चाताप का भाव भी दिखता है कि वो अपने अतीत को कंडेम करने में उनको शर्म नहीं आ रही, हम्म, कि चाहे आपातकाल हो हाँ, या 1984 का सिख आंदोलन। सिख वाला हो। हम्म, वो पब्लिकली कंडेम कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम्म, नरेंद्र मोदी पब्लिकली कंडेम नहीं कर रहे हैं कि गोधरा के बाद, पोस्ट गोधरा जो हुआ, हाँ, उसमें उनकी सरकार की क्या भूमिका थी हाँ, और असफलता थी, हम्म, और फर्जी एनकाउंटर्स जो गुजरात में हुए, जहां से उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी सीख लिया हाँ। फर्जी एनकाउंटर्स करना। या अटल जी के शब्दों में कहें तो राजधर्म का पालन नहीं हुआ। हाँ, मैं अब राजधर्म तो एक बड़ी ब्रॉडर वो हो गई डेफिनेशन। जी। इन लोगों से अपेक्षा नहीं कर सकते राजधर्म की। मतलब आप अ, दुर्योधन से राजधर्म की अपेक्षा क्या करेंगे? हम्म, युधिष्ठिर से कर सकते हैं। हम्म, तो इसलिए राजधर्म तो बड़ा भीष्म पितामह ने भी नहीं किया। हम्म, तो इसलिए गांधारी कर सकती थी, पर उन्होंने पट्टी बांध ली आंख पर। तो ये देश इस समय गांधारी मुद्रा में, हम्म, और भारतवर्ष गांधार बना हुआ है। तो इसलिए ये हमारी कहानी तो गंधार से शुरू होती है ना। जी। आपको मैं मतलब डिपार्चर होगा, पर इससे देश का चरित्र पता चलता है कि गांधारी मुद्रा देश की क्या होती है। हम्म, कि वो विमान का अपहरण करके पाकिस्तानी टेररिस्ट कंधार ले गए, हाँ, और देश के नागरिक पीछे पड़ गए अटल बिहारी वाजपेयी के कि आप हमारे नागरिकों की जान बचाओ, लाओ, छुड़ा के लाओ। छुड़ा के लाओ। अगर उस समय देश के नागरिक ये कहते कि नहीं, छुड़ाना नहीं है, हम बलिदान देने को तैयार हैं, टेररिस्ट से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, जी।
तो वो नहीं हुआ ना। जी तो जसवंत सिंह और डोभाल साहब जी। लेके गए हाँ और छोड़ा अजहर मसूद को, तमाम लोग। जी। हमारा चरित्र जो है, जो मैंने कहा आपको, वो गंदार वाला चरित्र। हम्म, हम लोग बात कर सकते हैं, हम्म, पर हम लोग तो मोदी जी ने वो पकड़ लिया उस चीज को, हम्म, हमारी कमजोरी को। हम्म, कि जैसे एक पुलिस वाला घर पे आ जाए, हम्म, सिर्फ ऐसे ही आके चला जाए, एक आईटी वाला आके चला जाए, या ईडी वाला आके चला जाए, दस्तक दे के चला जाए, पूछ के चला जाए क्या हाल है, या ये पूछ के चला जाए कि सुनील जी आप अभी जयपुर में ही है ना। हाँ। हम्म, तो हम्म, और ऐसे रायपुर के 1000 लोगों से पूछ के चला जाए, हाँ बस हो गया, काम हो गया। हाँ रायपुर में या छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व की लहर आई हुई, जी मध्य प्रदेश में भी आई हुई। हाँ बजरंग सेना पहले बनी, फिर हाँ बजरंग सेना का विलय हो गया कांग्रेस में, मध्य प्रदेश में। हाँ ये क्या है? ये मोदी का डर है। हाँ मोदी जानते हैं कि लोग उनसे डरते हैं, हाँ और उनसे ज्यादा उनके मौन से डरते हैं। वो चुप हाँ रहते हैं, उससे ज्यादा डरते हैं। तो जो आदमी चुप चुप रहता है, उससे ज्यादा डरते हैं लोग। हाँ हमारे यहाँ घुन्ना कहते हैं उसको, हाँ घुन्ना है। हाँ तो उसको घुन्ने आदमी को बहुत शक की नजर से देखते हैं। जी तो ये मोदी जी घुन्ने हैं। हाँ हम्म? जी कि वो मणिपुर के 10 पार्टियों का डेलीगेशन हाँ 10 दिन तक पड़ा रहा, आ उसको रहा 10 मिनट नहीं दिए जी, इन्होंने। जी, और एक मुंतशिर नाम का एक डायलॉग राइटर है, हाँ उससे 45 मिनट बात की। हाँ आप क्या करेंगे? हाँ ऐसे आदमी को हटाने का काम मुश्किल काम है। वो हाँ पटना में कितना हो पाएगा? और अगर ये तय कर लेंगे कि राहुल गांधी को जेल भेजना है, हाँ तो एक चीज तो साफ है ना कि राहुल गांधी सूरत कोर्ट के कन्विक्शन के बाद प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकते। हाँ तो वो प्रधानमंत्री की रेस में तो है नहीं ना। हाँ जो लोग हल्ला मचा रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री बनने के काबिल नहीं है, हाँ वो उनके लिए तो ये तय है ना कि वो अभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। हाँ उनके लिए राहत की बात है अभी, राहत की बात है, मुकाबले के बाहर हैं। मुकाबले के बाहर हैं। तो आपको लेकिन मैं राहुल। मैं यहाँ पर एक चीज समझना चाहता हूँ श्रवण जी, आपने कहा कि जैसा जेपी को आप देखते थे और आज राहुल गांधी को आप देखते हैं, तो राहुल में आपको कुछ एक संभावनाएं दिखती हैं, आपकी उम्मीद जगती है कुछ। मैं एक फर्क समझना चाह रहा हूँ, ये राहुल गांधी का कोर्ट का फैसला जो है, मजिस्ट्रेट के कोर्ट का, ये सबसे छोटे कोर्ट का फैसला है। अभी ऊपर बहुत सारी अदालतें बाकी हैं उनको राहत देने के लिए। लेकिन जेपी जो है वो तो किसी सत्ता की दौड़ में नहीं रहे ना, कभी भी, हमेशा बाहर रहे ना सत्ता की हम्म। से। हम्म। हम्म। और राहुल गांधी सत्ता की दौड़ से बाहर तो अपने को कह नहीं रहे हैं। क्यों कहना चाहिए? हाँ, क्यों कहना चाहिए? मैं कह वो भी नहीं कह रहा कि कहना चाहिए उनको। क्यों कहना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों में एक ये बुनियादी फर्क है कि राहुल जो वो है। वो 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 कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बने ना, उन्होंने खड़गे को बना दिया। हाँ हाँ वो कांग्रेस में भी कुछ नहीं है, और संसद में भी नहीं है। संसद में एक मॉरल अथॉरिटी अगर राहुल गांधी की है, हाँ तो वो जेपी की थी। हाँ, ये आप ठीक कह रहे हैं कि आज की तारीख में वो कुछ नहीं है। वो क्या है? आप मत मानिए ना, राहुल गांधी को क्यों बुला रहे हैं? हाँ आप बात क्यों करना चाहते हैं राहुल गांधी की? आप कर लीजिए। हाँ नीतीश कुमार क्यों प्रतीक्षा करना चाहते हैं राहुल गांधी की कि वो ही आए? हाँ एक मॉरल अथॉरिटी राहुल गांधी ने हाँ। अर्जित की है। एक एक जो जी, एक जी। दूसरी बात आपने अभी कही, मैं उसको समझना चाहता हूँ, मुझको ठीक से याद नहीं पड़ रहा कि नीतीश ने भी जेपी को धोखा दिया था।
ये क्या मामला था? ये तो उस समय छात्र आंदोलन में थे, लालू नीतीश ये लोग उससे निकले थे। नहीं नहीं नहीं, ये धोखा दिया मतलब, ये मोदी जी के साथ रहे ना, हाँ कॉम्प्रोमाइज किया ना नीतीश हाँ ने। हाँ नीतीश के बारे में आरोप ये है कि वो सत्ता के साथ रहते हैं। हाँ। लालू के साथ एक चीज मानते हैं लोग कि वो बीजेपी के साथ उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी नहीं। है ना। तो और उनमें हिम्मत थी कि उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोका, हाँ और जहां से पूरे देश की पॉलिटिक्स बिल्कुल चेंज हुई, है बिल्कुल। ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो रामविलास पासवान उस समय हम लोगों के साथ बड़े नेता थे, हाँ समाजवादी थे। हाँ। रामविलास पासवान सत्ता के सबसे बड़े शौकीन पैदा हुए, सबसे बड़े। है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि एक सर अपने रहते हुए उन्होंने एक भी सरकार नहीं छोड़ी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि, और वही उन्होंने अपने बेटे को दिया संस्कार में। हाँ तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, और वो बेटा फिर बिहार में बीजेपी के साथ मिलके जुट गया नीतीश कुमार को हटाने में। हाँ। जेपी जेपी के साथ जितने लोग हैं, अगर आप उनका कैरेक्टर एनालिसिस करें, जो उस समय बिहार छात्र संघर्ष समिति में हाँ थे, हाँ एक एक का जो जीवित हैं उनका करें, हाँ तो आप पाएंगे कि अधिकतर लोग जो हैं वो सत्ता प्रेमी या सुविधा प्रेमी, या हाँ पाए गए या भ्रष्ट हो गए, हाँ या कम्युनल हो गए। हाँ। तो इसलिए मैं कह रहा था कि धोखा देने का जो मामला है हम्म। वो ये है कि आप में जेपी जैसा आचरण आप में बचा है कि नहीं हाँ बचा है, हाँ या किस में बचा है। हाँ। मैं उसको लिटरल सेंस में ले रहा था कि जेपी के रहते हुए उनके जीवन में इन्होंने कोई धोखा दिया था क्या? नहीं नहीं थोड़ा नहीं याद नहीं पड़ रहा था। नहीं नहीं नहीं, जीवन में क्या धोखा देंगे। हाँ तो इसलिए मैं जो उनके जाने के बाद उनकी लेगेसी को जो आगे बढ़ाने की बात थी, जी बिहार को आगे बढ़ाने की बात थी, जी। वो तो इन्होंने बिट्रे कर दिया पूरा का पूरा। अभी बिहार में एक जो उनके खास कैबिनेट मंत्री हैं, हाँ उनके परिवार के लोगों को इन्होंने वहाँ की एम्बुलेंस का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है। हाँ नीतीश कुमार, वो कई करोड़ का है, 1000 2000 करोड़ का है। और अब आप क्या करेंगे, वो बिना आलोचना की परवाह किए उन्होंने कर दिया। हाँ या बिहार में इतने पुल गिरते गए, हाँ आप देख रहे हैं। बिल्कुल। या नीतीश कुमार के जमाने में वो जो घोट गड़बड़ें हुई, जिसमें वो महिलाओं को पकड़ा गया, देखा गया, और तमाम चीजें जो हाँ महिलाओं के जो ग्रह थे, घर थे, हाँ डेस्टिट्यूट वुमन के, हाँ जहाँ जो चीजें पकड़ी, हाँ हाँ। कई चीजें हैं जो जिस तरीके नीतीश के राज में हुई, और हम्म वो रोक नहीं पाए उसको। हम्म ये जो है, हम लोगों ने चूंकि देखा है, कर्पूरी ठाकुर का जमाना भी देखा है हम्म वहाँ बिहार में, तो हम्म। कर्पूरी जी को भी देखा है, वो बहुत अच्छे से हमारे मित्र थे। हाँ हम एक बड़ा फर्क देख रहे हैं ना, वो बिट्रेयल जो है वो एक ब्रॉडर सेंस में है, हाँ कि आप कैसे बिट्रे करते हैं कोई, हाँ आपके पास बिट्रे करने का एक उपाय नहीं, कई उपाय होते हैं कि हाँ। आप कैसे कैसे। विचारधारा को धोखा देना भी उसमें से एक है। विचारधारा को धोखा देना भी एक है। गांधी जी को जैसे कांग्रेस ने धोखा दिया, हाँ अ, उनकी विचारधारा को धोखा दिया, हाँ। वैसा ही धोखा जेपी को दिया गया, अब समाजवादियों। जी। अब ये पटना की बैठक के बारे में श्रवण जी अगर सोचें अपन, तो पहली बात तो ये है कि इतने लोग मिल रहे हैं, साथ में बैठ रहे हैं, ये भी छोटी बात नहीं है। आज हाँ, बहुत। मैं आता हूँ, उस पर आता हूँ कि ये भी मैं कह रहा हूँ कि ये मैंने इसीलिए कहा, ये पिछले 50 सालों की सबसे बड़ी घटना है, जी। और बीजेपी इसको लेकर बहुत डरी हुई है। हम्म ये बीजेपी की या मोदी के कल्पना के बाहर की चीज है हम्म कि उनके इतने आतंक के बावजूद, हम्म उनके इतने डर के बावजूद, इतने लोग मिल कैसे आए। हम्म
या मिल कैसे सकते हैं? मतलब हमारा जब इतना ज्यादा कठिन इन पर वो है, तो ये कैसे? ये बड़ी साहस की बात। तो वो ये है कि देश में ने अब मोदी जो परेशान है या बीजेपी जिस बात से परेशान है, वो ये कि मोदी के प्रति विपक्ष में डर अब खत्म हो रहा है। और मैंने जो आपसे कहा वो पिछली बात पे आता हूँ कि मोदी के प्रति जब विपक्ष में डर खत्म होगा, जैसे ही खत्म पूरा टूटेगा, बीजेपी के अंदर जो उनका आतंक है वो भी टूट जाएगा। और बीजेपी को, जो मैंने शुरू में कहा था कि सबसे बड़ी चुनौती मोदी को बीजेपी के अंदर से मिलने वाली है, तो ये जो विपक्ष का डर का टूटना है, ये बीजेपी के अंदर और आरएसएस के अंदर सेफ्टी वॉल्व का काम करेगा। वो देख रहे हैं, ये लोग जो बैठे हैं ना, ये जितने मार्गदर्शक मंडल में हैं, या गडकरी हैं, या राजनाथ हैं, या तमाम लोग हैं, ये देख रहे हैं। आप देखिए कि विपक्ष के खिलाफ इनमें से कोई बयान नहीं दे रहा है। बयान तो वो लोग दे रहे हैं, अनुराग ठाकुर दे रहे हैं, या रविशंकर प्रसाद दे रहे हैं, या सुशील मोदी दे रहे हैं। जो सीनियर लीडर्स हैं वो नहीं दे रहे, कुछ बोल नहीं रहे। वो ये नहीं कर। तो वो अपने कार्ड से संभाल के रख रहे हैं, जिस दिन नहीं पार्टी नहीं के भीतर नहीं, कार्ड संभाल के नहीं रख रहे हैं। वो तो हो गया, उनका खेल खत्म हो गया, वो अब कुछ नहीं कर सकते। वो अभी केवल प्रतीक्षा में है कि वो बेसिकली, ये लोग डेमोक्रेट हैं। राजनाथ सिंह हो या गडकरी हो या और तमाम लोग हो, ये डेमोक्रेट हैं। ये इन लोगों के संस्कार अलग हैं। ये मतलब हम तुलना नहीं कर सकते। जो नई पीढ़ी है बीजेपी की, जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वो अलग है और ये अलग है। और ये जो नई पीढ़ी है जो बचाने में लगी है, वो देख रही है कि आने वाले फिर 30 साल 25 साल कैसे गुजरेंगे इनके। ये एक बहुत बड़ा तंत्र है जो मोदी को बचाएगा। उसमें जो विदेशी ताकतें हैं, जो जहां से ये हथियार खरीद रहे हैं, वो हैं। इजराइल है जो आपको डिफेंड करता है हर चीज में मोदी को, जो आपको पेगासस देता है, जो आपके सारे उपकरण देता है वो, और जो मुसलमान विरोधी है इजराइल, और आप भी मुसलमान विरोधी हैं, नेतन्याहू आपके दोस्त हैं। ये तमाम, या रूस है जिससे आप तेल खरीदते हैं पूरा का पूरा, और नाटो देशों को धता बताते हुए तेल खरीद। तो मोदी ने कहा ठीक है, हम रूस से तेल खरीद रहे हैं, आपसे हथियार खरीद लेते हैं, टेक्नोलॉजी खरीद लेते हैं। अमेरिका जाके वो क्या कर रहे हैं? जो अमेरिका रूस से तेल खरीदने का विरोध कर रहा था, वो सबसे ज्यादा स्वागत कर रहा है आपका। मोदी जानता है ना लोगों को खरीदना है कैसे। तो इसलिए ये लड़ाई वो कोई आसान है, मैं इसको आसान नहीं, पटना की बैठक को मैं कोई बहुत मुश्किल मानता हूँ। अभी ये शुरुआत हुई है, ये पर एक शुरुआत अच्छी हुई, और बड़ी शुरुआत है। और ये इसकी प्रतीक्षा थी, और इसका इको जो है वो अब सुनाई देगा जगह जगह। पर अंत में मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई है। इसमें अगर आप सीटों का गणित देखें तो आप पाएंगे कि अधिकतर राज्य कांग्रेस के राज हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, है ना, हरियाणा, कर्नाटक, ये सब कांग्रेस के राज। केरल भी। अब इनमें करीबन 160 सीटें, 160।
उसके बाद महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु, JNK और बिहार, हम्म। ये राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस ऑलरेडी गठबंधन में है। हाँ। इनकी करीबन 146 सीटें हैं। हम्म। अब आप 158 और 146 सीटें जोड़ लीजिए, हाँ, 306। है ना। और बाकी जहां ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हैं, पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना, उड़ीसा, असम, हम्म। वो 72 सीटें हैं, जी। है ना। कुल मिलाकर जो इशू आएगा वो आएगा वेस्ट बंगाल में, जहां 42 सीटें हैं, और हाँ। यूपी में 80 सीटें हैं। हाँ। ये अगर 122 सीटें हैं, हम्म। और इसमें अगर ये लोग कांग्रेस को साथ लेना चाहेंगे तो ये लोग सरवाइव कर पाएंगे, नहीं तो अखिलेश खत्म हो जाएंगे इस लोकसभा चुनाव में। जी। अखिलेश के जीवित रहने का पॉलिटिकली एकमात्र रास्ता ये है कि वो कांग्रेस की लीडरशिप को स्वीकार करें यूपी में, हम्म। और वो नहीं करेंगे हम्म। तो, और उ, उ, बंगाल का 40% जो मुस्लिम है हम्म। वो इस समय कांग्रेस के साथ जाने को तैयार बैठा हो, हम्म। और वो ममता बनर्जी की ताकत है मूल। हम्म। तो ममता बनर्जी भी समाप्त हो जाएंगी अगर वो कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं हुई हम्म। तो नेतृत्व कांग्रेस को करना है हम्म। अगली लड़ाई का, और राहुल गांधी ही नेता हैं। हम्म। प्रधानमंत्री हैं कि नहीं है इसका कोई मतलब नहीं। ठीक बात है। तो इसलिए जो लोग, मैं पटना की बैठक को केवल एक नजरिए से देखता हूं कि ये लोग राहुल गांधी के नेतृत्व के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं कि नहीं करते हैं। हाँ। और अगर आम आदमी पार्टी नहीं करेगी, KCR नहीं करेंगे, हाँ। अखिलेश नहीं करेंगे, हम्म। ममता बनर्जी नहीं करेंगी, हम्म। ये लोग समाप्त हो जाएंगे। हम्म। इसलिए ये पटना की बैठक एक टेस्ट केस है, जिसमें राहुल की लीडरशिप पर एंडोर्समेंट है कि भाई आप जैसा कहेंगे हम करेंगे, हम्म। या कांग्रेस जैसा कहेगी हम करने को तैयार हैं, क्योंकि 2024 के बाद कोई मौका मिलेगा नहीं किसी को भी, हम्म। खड़े रहने की स्पेस भी नहीं है। ये रात की आखिरी ट्रेन लग रही है आपको, ये जो रात की आना आखिरी चाहे सो ट्रेन है, लें। और इसके बाद आपको ठंड में ठिठुरना है, प्लेटफॉर्म पर बर्फ गिर रही है और कंबल नहीं है आपके पास ओढ़ने के लिए, और आपकी तैयारी है कि नहीं, हम्म। ये है इसमें पूरा का पूरा मामला। हम्म। जो मैं कह रहा हूँ कि मोदी बीजेपी की आखिरी सांस है 2024 के लिए, हम्म। और 2024 विपक्ष के लिए आखिरी सांस है, हम्म। डेमोक्रेटिक। देश तो जिंदा रहेगा, देश हाँ। को कोई कुछ नहीं हो सकता, जी। और लड़ता रहेगा, तानाशाही आने नहीं देगा। देश की जनता बहुत खुददार है, वो हाँ। जैसे आजादी की लड़ाई लड़ी थी, हम्म। या वैसे लड़ने को तैयार है। इसलिए देश में कहीं वो नहीं, ये लड़ाई लंबी चलेगी, ये है। फिर हम्म। 2024 में हो सकता है कोई निर्णायक हो जाए, हम्म। नहीं तो लंबी चलेगी। और वो जो लंबी चलेगी उसमें कई लोगों को शहादतें देना पड़ेगी। अभी सारा का सारा जो है जिसको रक्तहीन हो जाएगा, हाँ। ऐसा है। हम्म। रक्तहीन से मेरा मतलब है कि लोगों को डंडे नहीं खाना पड़ेंगे, जेल नहीं जाना पड़ेगा, मरना नहीं पड़ेगा, ये है। स्टेन स्वामी की मौत नहीं मरना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। ये है। आप एक आदर्श स्थिति तो बतला रहे हैं कि पटना में ये एक अच्छी चीज हो सकती है अगर लोग तैयार हों तो। आपको इसका आसार कितना दिख रहा है? आप एकदम हकीकत की बात अगर करें, मैं आपसे आपका अंदाज पूछता हूं कि ऐसा होने का आसार कितना दिख रहा है आपको? मुझे काफी दिख रहा है। बढ़िया। मुझे बहुत आसार ही आसार दिख रहा है। मुझे आशा की बहुत बड़ी किरण दिख रही है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पटना में विपक्षी दलों को तय करना है कि वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं कि नहीं। राहुल तय कर चुके हैं कि उनको क्या करना है, उन्होंने देख लिया है कि देश उनके साथ है, तो राहुल को कुछ नहीं करना है।
देश इस समय कांग्रेस के साथ है। और अ, दो चीजें हैं। कांग्रेस के लोग राहुल के साथ कितना है, किस हम्म, तरह से हैं, हम्म, जो कि मुझे थोड़ा सा, जब देखता हूं मैं छत्तीसगढ़ में हाँ, वही टीम है जो 2018 में थी, हम्म, कि विधानसभा जितवा दिया और लोकसभा में आपने हम्म, सफाया करवा दिया। हम्म, वही छत्तीसगढ़ है, वही मध्य प्रदेश है, वही राजस्थान है। हाँ, और तीनों जगह वही नेता हैं हाँ, जिन्होंने 2018 में तो कांग्रेस को जितवाया, हाँ, पर 2019 में हाँ, खत्म कर दिया कांग्रेस हाँ, को। और उन्हीं लोगों के हाथ में फिर से सत्ता है। हाँ, तो और यही लोग फिर से मुख्यमंत्री बनने को बैठे हुए हैं। हाँ, इन लोगों की आंखों में विधानसभा है कि लोकसभा है, हाँ, अपना राज्य है कि देश है, हाँ, ये देखने की बात है। हाँ, मुझे अभी देश नजर नहीं आ रहा हाँ। है। ये मैं थोड़ा सा इस यानी चीज को। आपको ये लग रहा है कि देश में तो राहुल की संभावना बहुत है, खुद कांग्रेस के भीतर उतनी संभावना है कि नहीं उतनी? नहीं नहीं, वो कर रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं दावे से नहीं कहता कि वो क्या कर रहे हैं, पर मुझे उनके चाल और चरित्र से अभी ऐसा हम्म, लग नहीं रहा है कि वो ऐसा कुछ आ, कर रहे हैं। हम्म, हो सकता है कर रहे हो, मुझे नहीं दिख रहा है, हम्म, तो मैं वो भी स्वीकार करने को तैयार हूँ। पर अगर मुझे नहीं दिख रहा है तो मैं मानता हूँ और भी लोगों को नहीं दिख रहा होगा, हाँ, ऐसा मैं मानता हूँ। हाँ। श्रवण जी, आपसे बड़ी दिलचस्प बात हुई और आपने पुराने जो एनेक्डोट बतलाए हैं जो केवल आप ही बता सकते थे, आपके देखे हुए और भोगे हुए, वो हमको सुनने देखने वाले लोगों को उसमें बड़ा आनंद आएगा, उनका ज्ञान भी बढ़ेगा, समझ भी बढ़ेगी। तो मैं फिर किसी दिन अपने कुछ और सवालों को लेके किसी और विषय पर मैं आपका वक्त फिर मांगूंगा। और नहीं नहीं, जरूर मांगिए, और बात करके अच्छा लगेगा। जी, जी, और मैं तो, एक मिशन है मेरा, जी, वो ये है कि जितने लोगों को हम एजुकेट कर सकें, बिल्कुल, ये है। बाकी तो ठीक है। जी, लोगों को कुछ एक अलग पर्सपेक्टिव भी मिले जी, चीजों को लेकर। जी, या तो ये मिल रहा है कि ऐसा हो जाएगा, या ऐसा हो रहा है कि नहीं मिले होगा। जी, एक बीच का भी कोई रास्ता है जो वो लोग देखना चाहते हैं हाँ, कि, और लोग खुद के बारे में भी सुनना चाहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। हाँ, वो बिल्कुल, मतलब वो वो अपना गांधारी योग कब छोड़ेंगे, हाँ, हैं? जी। आपने बढ़िया बात कही है। तो इसलिए ये जो मैंने कहा ना, कंधार, जी, वो देश है हमारा, वो इस हाँ, समय वही वही मुद्रा है हाँ, कि हमें कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे हाँ, लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, पड़ोसी का बेटा मर जाए तो हमको कोई मतलब हाँ, नहीं, ये है। हाँ, तो बीजेपी का कार्यकर्ता को चोट नहीं आनी चाहिए। हाँ, अगर कांग्रेस का मर जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ, बजरंग दल के लोगों पर लाठीचार्ज कैसे हो गया? हाँ, कांग्रेस पर गोली चला दीजिए आप, हमको, हाँ, हम आपसे पूछेंगे नहीं। हाँ, ये जो वृत्ति है, जी, जी, ये अगर लोग देख पा रहे हैं हाँ, तो ठीक है, नहीं देख पा रहे हैं तो ठीक है, लड़ाई लंबी चलेगी, लंबी लड़ाई से, रुकेगी भी नहीं। जी, और लड़ाई का जो भी अंत जब भी होगा सुखद होगा, जी, ये मेरा मानना जी। बहुत धन्यवाद श्रवण जी। और हम फिर मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। है। जी फिर मिलते हैं बिल्कुल, जी। जी, जरूर। नमस्कार, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू।